सहकार से समृद्धि का नारा लेकर जन जन तक सहकार का मंत्र फूंकने के लिए जिलों की नगरी उदयपुर महाराणा प्रताप की धरा पर सहकार प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ है। किस तरह से यह सम्मेलन हुआ और राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, कई नेता यहाँ पर उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में मंत्र फूंका है। हमारे साथ में प्रदेश संयोजक हैं प्रमोद जी सामर। प्रमोद जी सामर से जानेंगे कि किस तरह से यह सम्मेलन हुआ है और क्या मंत्र फूंका गया है। आज 23 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया गया। इस कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रांत के सहकारिता क्षेत्र के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया और राजस्थान के सभी जिलों से जो सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे और साथ में इस प्रकोष्ठ के दायित्ववान जो कार्यकर्ता है प्रदेश टोली और विभिन्न संस्थाओं के संयोजक सह संयोजक सब ने इसमें भाग लिया। आज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारी प्रदेश कार्य समिति थी, परंतु जो सबसे बड़ा थीम था कि सहकार से समृद्धि, कोई और समृद्धता हमारी बढ़े, भागीदारी बढ़े और मोदी जी की जितनी जन कल्याणकारी योजना है उसमें सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। और विशेषकर अमित शाह जी ने जब अलग से पृथक से इसको एक मंत्रालय बना करके जो एक नई दिशा दी है उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे हो, इस लेते आज हमने आगामी 5 माह के लिए 2 चरण की हमने कार्य योजना बनाई है। पहला आज से प्रारंभ है 31 अक्टूबर तक की कार्य योजना और 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक की कार्य योजना रखी है। इस दोनों आयोजनों में हमारे त्रिस्तरीय आयाम रखे हैं, संगठनात्मक भी है, रचनात्मक भी है और विशेष करके आंदोलनात्मक भी है। क्योंकि वर्तमान में राजस्थान सरकार जिस तरीके से सहकारिता के क्षेत्र में दमनकारी नीति अपना रही है, पक्षपात कर रही है, भेदभाव कर रही है और निरंतर सहकारी संस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए जो षड्यंत्र रच रही है उसके खिलाफ हम आंदोलनात्मक आवाज़ भी उठाएंगे। संगठन तंत्र को नीचे की ग्राम स्तर तक, इकाई तक ले जाना है और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, विशेषकर क्योंकि हमारा ये आदिवासी वनांचल क्षेत्र है और आपने देखा होगा मोदी जी ने और नड्डा जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है और उसको आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया और महामंत्री जी चंद्रशेखर जी की कुशल मार्गदर्शन और उनके उद्बोधन के पश्चात हम सब ने संकल्प लिया है, गांव-गांव से हम आदरणीय महामहिम द्रौपदी जी के निर्वाचन पर मोदी जी का आभार व्यक्त करेंगे। जन जागरण अभियान रहेंगे जिसके तहत प्रभात फेरी भी रहने वाली है और विविध तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से और उनकी तस्वीरों को ले जा करके सम्मानपूर्वक रैली के रूप में पूरे देश में जो सरकारी, गैर सरकारी और जो संस्थाएं हैं उसमें स्थापित करना है। देश का सौभाग्य है कि प्रथम आदिवासी महिला और एक दूरस्थ क्षेत्र में जिस तरह का अपने जीवन में संघर्ष करने के बाद आज इस उच्च मुकाम पर पहुंची है, देश की प्रथम महिला, उनका स्वागत, अभिनंदन भी करेंगे। और सहकारिता के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अब आंदोलन की भूमिका के रूप में विशेषकर कर्ज माफ़ी के विषय को लेकर के, भेदभाव नीति को लेकर के और सदस्यता अभियान में जिस तरह का अपरोक्ष रूप से प्रतिबंध का राजस्थान सरकार ने लगा रखा है, संस्थाओं के गठन में लगा रखा है, उनके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। हमारे चुनिंदा जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको भी चुन चुन करके प्रताड़ित करना, पद छोड़ने के लिए दबाव बनाना या संस्थाओं को भंग करने का जो कुकृत्य कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता उसको सहन नहीं करेंगे। हमारी आंदोलनात्मक भूमिका और तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से जन सेवा, इसको हम साक्षात रूप में कार्यक्रमों के माध्यम से और इसमें हमारा विशेष रूप से प्रशिक्षण वर्ग एक हमारी बैठक का स्वरूप रहता है, उसका भी हमने आयोजन से लेकर के हमने 3 स्तरीय आयाम को विभिन्न चरणों में और समयबद्ध किया। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ की यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है और इस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर ने जो कहा वो आपने सुना और इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिस तरह से मंथन हुआ उसमें 2023 के चुनावों को लेकर प्रदेश में किस तरह से रणनीति तय की जाए और सहकारिता के जरिए आम मतदाताओं तक कैसे पहुंचा जाए, यह भी कवायद हुई। आप इस खास खबर में देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से कार्यकर्ताओं में मंत्र फूंक रहे हैं और क्या कवायद हो रही हैं सहकारिता के जरिए एक आम कार्यकर्ता तक पहुंचने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने
क्या कहा इस खास कार्यक्रम में और उन्होंने किस तरह की बात रखी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सहकारी प्रकोष्ठ जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद। धन्यवाद बंधुओं। जिस आंदोलन की सर्व सार्थकता अब बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से होने वाली है, ऐसे सहकारिता के क्षेत्र के राजस्थान के वो सब योद्धा जिन्होंने आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की इस भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी उदात्त भावना के जरिए धरातल पर पहुंचाने के संकल्प के साथ आज एक व्यवस्थित कार्य योजना की शुरुआत की है। मैं इस काम में, इस आयोजन के लिए सबसे पहले हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक भाई प्रमोद सामर जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बात कर दी है कि कांग्रेस पार्टी का डूबना तय है, लेकिन मित्रों मैं तीसरी बात कहता हूं, मैं न परसेप्शन पर जा रहा, न मैं एंटी इनकम्बेंसी पर जा रहा। मैं तो मेरे सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं पर भरोसा कर रहा हूं, पंचायती राज के कार्यकर्ताओं पर भरोसा कर रहा हूं, मैं हमारे निकाय के कार्यकर्ताओं पर भरोसा कर रहा हूं, मैं सातों ही मोर्चे के उन कार्यकर्ताओं पर भरोसा कर रहा हूं, मैं राजस्थान के गांव ढाणी में खड़े हुए कार्यकर्ताओं पर भरोसा कर रहा हूं कि जिनके परिश्रम के पसीने की बूंदों से हम ऐसा पराक्रम करेंगे कि 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मित्रों मैं आ रहा था, मेरे साथ एक अधिकारी चर्चा करते हुए पर और आपके भरोसे और विश्वास के आधार पर कह सकता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को मैं ये निवेदन कर सकता हूं कि हम 2023 में भी काबिज होंगे और अनंत काल तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अजय और अभेद्य बनेगी और हम लोक कल्याण का काम पंचायती राज के जरिए, निकाय के जरिए और सहकारिता आंदोलन के जरिए हमेशा हमेशा के लंबे समय तक लोक कल्याण का काम करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे मेरी बात को ध्यान से सुना और आज इस पूरी कार्यशाला में पूरे समय तक आप लोगों ने सहभागिता रखी। एक बार फिर से आपकी ताकत का अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के माध्यम से किस तरह की तैयारी कर रही है, यह वक्तव्य प्रदेश अध्यक्ष के जरिए आपने सुना है। किस तरह की सफलता भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में मिलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी और खेमों का असर भी आपने देखा होगा, लेकिन इन खेमों और गुटबाजी से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उबारती हैं और किस तरह की कवायद करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष ने, देखिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश की कार्यशाला में उपस्थित हुआ हूँ। सब जानते हैं कि एक सब के लिए और सब एक के लिए इस सरकार के मूल मंत्र के साथ भारत की परंपरा में जहां ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वावलंबन जितना सार्थक है, उतना ही सहकार भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारक है। पूरे विश्व में 30 लाख ऐसी सहकारी समितियां किसी न किसी माध्यम से काम करती हैं।
उसमें लगभग 8.5 लाख समितियां हिंदुस्तान में काम करती हैं। और इस लिहाज से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी पहल पर सहकारिता अब जन जन की पहुंच में आए, इसलिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा दिया। सहकारिता के 100 बरस को संबोधित करते हुए माननीय अमित शाह जी ने कहा कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में सहकारिता एक ऐसा मध्यम मार्ग है जो किसी आम आदमी के जीवन को बदल सकता है, सहूलियतें दे सकता है। सहकारिता में अभी तक अमूल का नाम एक बड़े ब्रांड नेम के रूप में लिया जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत एक साधारण तरीके से हुई। आज वो 53,000 करोड़ की बजट की समिति है, तो ये अपने आप में सहकारिता की ताकत को उजागर करती है। क्रबको, इफको, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में सहकारिता आंदोलन की मजबूती की परिचायक हैं। सहकारिता में राजनीतिक तौर पर हम लोग जो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भावना के साथ काम करते हैं, पंचायती राज और शहरी निकायों की तर्ज पर सहकारिता में भी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक दखल बढ़े, वैचारिक आधार बढ़े, इसके लिए संभाग, जिला और संघ मंडल इस नाते नीचे तक की इकाइयों को एक्टिवेट किया जाएगा। लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं। पिछले 3 दिनों से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं पंचायती राज, जिसकी हम लोगों ने जयपुर में वर्कशॉप की है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में कमी हुई है, सहूलियत में कमी हुई है, गांव का विकास ठप हुआ है और इसलिए एक सरकार के खिलाफ पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने और उसकी गरिमा को गिराने का काम जो सरकार ने किया राजस्थान की, उसके खिलाफ एक ब्लैक पेपर हम जारी करेंगे। साथ ही उनसे ये सुझाव भी लिए कि आने वाले समय में एक विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र बने ताकि हम 2023 और 23 के बाद किस तरीके से हम पंचायती राज संस्थाओं को सहूलियत के लिए काम करें। इसी तर्ज पर कल शहरी निकायों के बारे में भी चर्चा हुई। शहरों का विकास ठप हुआ, केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं में ठीक से लागू नहीं करना और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों के बीच में प्रतिशोध की राजनीति करना और नाजायज़ तरीके से उनके बोर्ड्स को, चेयरमैन को सस्पेंड करना, उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना, इसको लेकर भी एक ब्लैक पेपर और एक संकल्प पत्र पर चर्चा हुई। आज सहकारिता के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की कार्यशाला थी। इस पर एक व्यापक चर्चा हुई है और सहकारिता के क्षेत्र को किस तरीके से हम लोग मजबूत करें, ये सुझाव हम केंद्र को और प्रदेश को भी दें। सहकारी संस्थाओं में पिछले दरवाजे से कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बदनीयती से काम कर रही है और उसमें पिछले दरवाजे से काबिज होने की कोशिश कर रही है, इसके लिए हमने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी सक्रियता से इसमें जुटे। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक साधारण गांव की कच्चे घर से जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, पार्षद के रूप में अपना जीवन शुरू किया और वो राष्ट्रपति पद का सफर तय करेंगी, तो भारत की राजनीति में एनडीए की तरफ से और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पहल पर यह अभिनव फैसला है कि जब एक जनजाति की महिला को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति पद पर विराजने का अवसर मिलेगा, करूंगा और द्रौपदी मुर्मू जी का पदभार ग्रहण समारोह में आदिवासी बहनों भाइयों के बीच में देखूंगा। राजस्थान के लिए भी गौरव है और हिंदुस्तान के किसानों के लिए भी। एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुए और कालांतर में एक सुप्रीम कोर्ट के लब्ध प्रतिष्ठित वकील बने,
उच्च कोटि के संविधान वेता ऐसे श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का भी उपराष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार बनाया जाना ये राजस्थान के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है। हमें सौभाग्य मिला कि अब दोनों ही सदनों का संचालन राजस्थान के जन्मे जाए जनप्रतिनिधि करेंगे। समय में एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान, क्योंकि पार्टी के संगठन की मजबूती का काम बूथ सशक्तिकरण के जरिए चल रहा है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान जैसा हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश का उसका संविधान, उसका शासन और उसका ध्वज, ये उसका स्वाभिमान होता है, उसका सम्मान और मर्यादा होती है। इसलिए भारत का तिरंगा ये पूरे विश्व में आज साख बढ़ा रहा है, तो भारत में हर घर पर तिरंगा हो। ऐसे भारत के 20 करोड़ घरों पर भारतीय जनता पार्टी ने यह अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। 9 से 14 तक तिरंगे के लिए तिरंगे का वितरण और तिरंगे के सम्मान में प्रभात फेरी और तिरंगे को मान सम्मान के लिए उनके वितरण से लेकर घरों पर लगाने का उपक्रम चलेगा। और 15 अगस्त को एक ऐसा दृश्य होगा कि जब पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश बनेगा जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के घरों पर भारत का तिरंगा आन बान शान के साथ फहरेगा। इस हर घर तिरंगा अभियान को हमने इसकी एक व्यवस्थित समिति दिया कुमारी जी की अध्यक्षता में बनाई है और इसी तर्ज पर जिला और उसके बाद विधानसभावार इसकी समितियों का गठन होकर और राजस्थान में हम इसको एक महत्वाकांक्षी अभियान को बड़े यशस्वी तरीके से हम लोग इसको सफल करेंगे। निर्वाचन कोई सियासी उपक्रम नहीं है। जनजाति समाज में गौरव पैदा करने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, एक संदेश सकारात्मक देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सियासत से परे होती हैं और इसलिए पार्टी ने इसको किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिहाज से नहीं, सब लोगों ने एनडीए क्योंकि बहुत सारे दलों से मिलकर बना है। दूसरा, अशोक गहलोत जी ने जो कहा, जैसा आपने कहा है कि एनआईए को कन्हैयालाल जी की हत्या की जांच एनआईए को देना इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तो क्या अशोक गहलोत जी को किसी किस्म का डर है कि यदि एनआईए त्वरित गति से जांच करती है तो सरकार पर कोई आंच आएगी? मुझे लगता है कि राजस्थान में केवल कन्हैयालाल जी नहीं, अभी तत्काल घटनाक्रम में भरतपुर में जिस तरीके से ब्रज 84 के क्षेत्र में महंत विजयदास जी ने आत्मदाह किया, उसने इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया कि राजस्थान अब अपराधियों की शरणस्थली बन गया। राजस्थान में लोगों का कानून से भरोसा उठ गया और ऐसा लगता है कि राजस्थान कई माफियाओं के संरक्षण के साथ साथ खनन माफियाओं के भी उसके छत्र छाया में पल रहा है। और जब अवैध खनन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई साधु समाज ने, तो अंततः उसकी परिणति महंत विजयदास जी के आत्मदाह से हुई। ये अनेकों घटनाएं वानगी प्रस्तुत करती हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उसके लिए जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शांति, सद्भाव प्राथमिकता नहीं है। अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी की फिक्र ज़्यादा करते हैं, राजस्थान की जनता की फिक्र कम करते हैं और इसलिए राजस्थान का दुर्भाग्य है। यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान का गृह मंत्री है और इस कारण राजस्थान में जो हालात बने हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण। सर, ईडी का आँख साफ होती तो संस्थाओं का सम्मान करती, वो भूल जाते हैं बार बार सहकारी संघवाद की, लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो आपातकाल उनको याद दिलाना पड़ता है। 100 से भी ज़्यादा बार सरकारों को उन्होंने अपदस्थ किया, वो याद दिलाना पड़ता है। जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, अब उनके पापों से पर्दा उठने लगा तो उनको लगता है कि ईडी या कोई दूसरी संस्थाएं ज्यादती कर रही। उनमें नैतिक ईमान होता तो इस तरीके से बवंडर नहीं करते, दिल्ली की सड़कों पर ईमानदारी से पेश होते, अपनी बात रखते। लेकिन ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। केजरीवाल की बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है, इसलिए बयानबाजी करके ये अपना टाइम पास करते हैं। संविधान और व्यवस्था संस्थाओं से ही पुष्ट होती है। संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर इन संस्थाओं का गठन हुआ है
उनका उपयोग भी होता है, वो पूछताछ भी करती हैं, वो चीज़ों को उजागर भी करती हैं। तो उसके लिए यदि वो नैतिक हैं और ईमानदार हैं तो उनको किसी तरीके की परेशानी की आवश्यकता ही नहीं है। बात यह है कि आप किस हद तक इन संस्थाओं का सम्मान करते हैं। केवल आरोप, दुरुपयोग का आरोप लगाना आपको पाक साफ साबित नहीं करता है। गुंजाइश रहेगी तो निश्चित रूप से बात करें। पश्चिम बंगाल था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी काम कर रही थी, अब एक के बाद एक तरीके से, क्योंकि बंगाल की अराजकता सबके समक्ष है, और बंगाल में इस तरीके से आर्थिक अराजकता होगी ये तो सोचा नहीं था। और उसके एक्सपोजर के बाद में जब ये आरोप लगाए जाते हैं तो जब तिलमिलाट होती तो पता लगता है कि जाने अब कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी सरकारों के दौरान किस तरीके से गलत तरीके से अवैध धन अर्जित किया, और ईडी जब पहुंचती है तो उस पर सियासी आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि बंगाल के इस उदाहरण से तो स्पष्ट हो गया कि जो रीजनल पार्टी जिनको निरंकुश तरीके जो सरकार चलाते हैं वो जनता पर भी एक तरीके का अत्याचार भी करते हैं और इस तरीके से अवैध रूप से धन का उपार्जन भी करते हैं। बंगाल के इस एपिसोड से तो यही जाहिर होता है कि राजस्थान में मेवात का वो क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक इस तरीके की आपराधिक घटनाएं होती हैं, और हर घटना के पीछे वो चाहे कम्युनल की घटना हो या अपराध की घटना हो, साइबर क्राइम हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, मेवात अब महफूज नहीं रहा। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की जब सरकार आती है तो वहाँ अपराधी शरण भी लेते हैं और वहाँ से अपराध भी करते हैं। तो ग्रंथी जी के बाल काटने की घटना उन अपराधियों की इस किस्म की कारिस्तानी की ओर इशारा करती है। पर प्रश्न ये है कि अपराध इसलिए होता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, अपराधी बेखौफ हो जाता है। उनको लगता है कि सरकार में अपराध करेंगे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपराधों की समीक्षा, कानून व्यवस्था को ठीक करने की तरफ उनका ध्यान है नहीं। और इसलिए राजस्थान अपराधियों की शरणस्थली भी है, राजस्थान अपराधियों की राजधानी भी है। राजस्थान में अपराधियों को विश्वास है कि आप कुछ भी करेंगे बिगड़ेगा नहीं। आम जनता इससे त्रस्त जरूर है। एक तो पुराना एपिसोड है, दूसरा उस समय सदन में मत विभाजन नहीं था। उस समय की घटना को हमारे बड़े नेताओं ने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग यदि मत विभाजन की मांग करते, विश्वास मत पे मतदान होता है, तब अनुपस्थिति होती है, तब पार्टी उस पर कोई संज्ञान लेती है। इसलिए हमने उसकी पूरी छानबीन कर ली, बातचीत कर ली, इसलिए उसमें अभी कहने के लिए कुछ है। सीपीटी फिल्म का घिसा पिटा डायलॉग है। उनको याद दिलाना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने 100 से भी ज़्यादा बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके, बूटा सिंह इसके उस समय के गृह मंत्री थे, 100 से भी ज़्यादा बार चुनी हुई सरकारों को उन्होंने अपदस्थ किया था। हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगा सकती है, जो रामनवमी के जुलूस पर धारा 144 लगा सकती है, जो पीएफआई को परमिशन दे सकती है, तो ऐसे काम कर सकती है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ का जिलों की नगरी उदयपुर में सम्मेलन हुआ है, और इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे प्रदेश में सहकारिता के तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं ये टीम पूरी तरह से संकल्पित है कि किस तरह से सहकारिता क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आगे भी आने वाले समय में काम करेगी। इसके जरिए प्रदेश में किस तरह से बदलाव होंगे यह तो समय ही बताएगा। हमारे साथ में गीता जी हैं। आप बताओ, जिस तरह से काम आपने किया है, क्या आप उदाहरण पेश किया है? निश्चित रूप से पिछले 16.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड उदयपुर डेयरी में रहा है, और मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि एक तरह से दूध मूवमेंट को जितना गति प्रदान इस पूरे कार्यकाल में रही है, हर गांव और गरीब और किसान का जुड़ाव इस डेयरी सेक्टर से रहा है, और एक आर्थिक उन्नति का एक माध्यम जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो सबसे बड़ा जो मजबूत आधार है वो कृषि के साथ साथ दूध उत्पादन का है। इसको जो मजबूती मिली और ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है महिला डेयरी सोसाइटी के माध्यम से, वो अपने आप में एक उनकी आर्थिक सशक्तिकरण का उदाहरण है। और केंद्र किस तरह से काम कर रहा है और राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है? अभी इस समय में जिस तरीके से राज्य सरकार का जो क्रियाकलाप चल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक एक डेयरी चेयरमैन को टारगेट कर कि यहाँ पर ये चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, ऐसी सोच लेकर वो काम कर रही हैं। परंतु धरातल पर जिनकी पकड़ है वो निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या कहना है? चेतन चौधरी चेयरमैन अग्रणी विकास बैंक,
सहकारिता का मतलब गांव डाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का आर्थिक रूप से विकास कैसे हो सके। मूल सहकारिता ये है, जैसा कि भारत सरकार में प्रथम बार सहकारिता मंत्रालय बनाया और भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। आपको अवगत है, प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है और अमित शाह जी एक विजन को लेकर चल रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय खुद एक कोऑपरेटिव सेक्टर से अमित शाह जी आए और उसी विजन को लेकर अमित शाह जी काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर, तो गुजरात मॉडल पे यहाँ का सहकारिता मजबूत होगा और काम करेगा। बताएं सर। जी, क्या कहना है, किस तरह से अब आप कार्य देखिए आज उदयपुर के अंदर पूरा राजस्थान का सहकारिता बीजेपी का पोस्ट जो काम करता है, बरसात के इस आनंद में खुद इतना उत्साहित है और इतनी बेहतरीन तरीके से आज कार्यशाला हुई है। और हमारे बीच के अंदर चंद्रशेखर जी भाई साहब, संगठन महामंत्री जी, खुद अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित है कुछ ना कुछ अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। त्रिलोक सिंह चौधरी, जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ बाड़मेर। मेरा यही कहना है कि पिछली बीजेपी सरकार में जो लोन की सीमा थी 1.5 लाख, उसको इस सरकार ने घटा कर 60,000 कर दी और उसमें लोगों की 1.5 लाख के हिसाब से हिस्सा राशि जमा है, मगर अभी लोन दे रहे हैं 60,000 रुपये। तो लगभग 5 से 7,000 रुपये पर व्यक्ति की हिस्सा राशि वहाँ पड़ी है। तो हम ये प्रयास करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जो बैलेंस की हिस्सा राशि किसानों को वापस दी जाए, जो वो पैसे कोई काम नहीं आ। सरकार बहुत कम लोनिंग करी, उसे किसानों की फालतू की राशि कम करी। लगभग 500 करोड़ रुपये होंगे पूरे किसानों के हिस्सा राशि के रूप में, जिसका उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। संपूर्ण राजस्थान प्रदेश के सहकारिता प्रकोष्ठ के समस्त मंडलों से इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज उदयपुर में आए हैं। और मैं समझता हूँ मानसून का समय रहते हुए, मानसून का समय होते हुए भी संपूर्ण राजस्थान से इतनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता आए, तो निश्चित रूप से राजस्थान में सहकारिता की एक अलग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये कार्यकर्ता जगाएंगे। आपने कार्यक्रम में देखा होगा कि ठेठ गंगानगर सुदूर और वहाँ से संपूर्ण राजस्थान से जो कार्यकर्ताओं ने आगामी जीएसएस चुनाव है उसके माध्यम से पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़े, जीएसएस के, लैंप्स के, पैक्स के, उसकी रचना आज बनाई है। सामान्यतः देखा गया है कि आज़ादी के उपरांत इस कोऑपरेटिव विभाग में, सहकारिता विभाग में कांग्रेस के अनुयायियों का ही कब्जा था। एक प्रकार से बैकडोर एंट्री के माध्यम से, क्योंकि सामान्य जन सहकारिता के बारे में जानता नहीं था, परंतु अब भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ ने एक प्रकार से दृढ़ निश्चय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त जितने हुए कार्यकर्ताओं को आगामी कोऑपरेटिव के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करेगी। और हम प्रत्येक कोऑपरेटिव पे बड़ा सशक्त दावा रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से अग्रणी बनाएंगे। इस प्रकार का प्रण आज दिखाई दिया। मैं सहकारिता प्रकोष्ठ के समस्त आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ। राजस्थान भर से आए समस्त सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर उदयपुर में स्वागत भी करता हूँ। धन्यवाद। आप बताओ किस तरह से मजबूती मिलेगी कार्यकर्ता?